नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप लोग। आज ये हमारी सेकेंड मैराथन क्लास है। ठीक है, सेकेंड हमारी मैराथन क्लास है। इसको हम लोग आज करेंगे और इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं 70 क्वेश्चन आते हैं एनएससी में, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगेगी और जो पिछली क्लास पे आपने रिव्यू दिया वो पसंद आया। ठीक है, इसी तरीके की क्लास है जो आपको आगे आने वाले एग्जाम में मदद करेगी। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा, इन विच कंट्री इक्रीसेट, जो इक्रीसेट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में, मैक्सिको में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया में कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे है? हैदराबाद में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग मूव करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि 70 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप या खरीफ की फसल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ग्राउंडनट, मूंगफली हो जाएगा, मेज, लिनसीड या पैडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिनसीड इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिनसीड का हिंदी में क्या कहते हैं? अलसी कहते हैं। लिनसीड को हिंदी में क्या कहते हैं? अलसी कहते हैं। ठीक है, अलसी जो है खरीफ क्रॉप नहीं है। बाकी जो आपकी बची ग्राउंडनट हो गया, मेज हो गया, पैडी हो गया, सारी की सारी कैसी हैं? खरीफ क्रॉप है। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, द यूज ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। ठीक है, अगर हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं मतलब हम अपनी क्रॉप को इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब अच्छा बना रहे हैं, तो अगर हम उसमें म्यूटेशन को मिलाते हैं या म्यूटेशन से उस क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उस टाइप के इम्प्रूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग, हेट्रोसिस ब्रीडिंग या मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। अगर हम म्यूटेशन से कर रहे हैं, ठीक है, अगर म्यूटेशन आ गया तो कौन सा हो जाएगा? म्यूटेशन ब्रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यूटेशन ब्रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यूटेशन ब्रीडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, द टर्म म्यूटेशन किसने दिया था? म्यूटेशन टर्म किसने दिया था? डी वरीज ने दिया था, मॉर्गन ने दिया था, बेडल एंड टॉटम ने दिया था, वोल्फ ने दिया था। अगर म्यूटेशन वर्ड की बात करते हैं, किसने दिया था? डी वरीज ने दिया था। ठीक है, म्यूटेशन वर्ड किसने दिया था? डी वरीज ने म्यूटेशन वर्ड दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वरीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, सल्फोसल्फ्यूरान जो है इफेक्टिव हर्बिसाइड किस क्रॉप में होता है? ठीक, किस क्रॉप के लिए सल्फोसल्फ्यूरान होता है? अरहर के लिए, पैडी या धान के लिए, व्हीट या गेहूं के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो अगर सल्फोसल्फ्यूरान की बात करते हैं, ठीक है, तो एक किसके लिए होता है? पैडी के लिए होता है। किसके लिए होता है? पैडी के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सेफ हर्बिसाइड फॉर मेज प्लस अरहर। अगर मेज और अरहर की बात करते हैं मतलब मक्का प्लस अरहर की अगर फसल होती है तो इसके लिए सबसे सेफ हर्बिसाइड कौन माना जाता है? 2,4-D, सिमेजीन, एट्राजीन या पेंडीमेथलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पेंडीमेथलिन। क्या इसका राइट आंसर होगा? पेंडीमेथलिन जो है अरहर के लिए और मेज के लिए दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, कौन सा? पेंडीमेथलिन। अगला हम बात करते हैं द टर्म क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का मतलब होता है गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र जो है शब्द किसने दिया था? मेंडल ने, वाल्डेयर ने, स्ट्रॉसबर्गर ने या मॉर्गन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्डेयर। वाल्डेयर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाल्डेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, कल हमने कुछ हो सकता है जल्दी जल्दी में बोल दिया हो। ठीक है, कि जो कॉटन की एक बेल होती है, कॉटन बेल होती है, उसका वेट होता है 170 किलोग्राम। कितना होता है? 170 किलोग्राम। और एक जो जूट की बेल होती है, ठीक है, जूट की बेल होती है, ठीक है, उसका वेट होता है 180 किलोग्राम। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी में हमने 190 बोल दिया था। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग
कैन चेंज द क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, मतलब जो क्रोमोजोम हमारा गुणसूत्र होता है उसकी संरचना को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। ट्रांसलोकेशन से, विस्थापन से, मतलब उसके स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह को। डिलीशन, मतलब उसके स्ट्रक्चर में हम कमी कर देते हैं। डिप्लेशन, मतलब उसके स्ट्रक्चर में कुछ हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, ट्रांसलोकेशन से भी होता है, डिलीशन से होता है, और डुप्लीकेशन से भी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, डीहॉल्मिंग इन पोटैटो इन डन टू ऑब्टेन। डीहॉल्मिंग क्या होता है, जब पोटैटो का पकने वाला पोटैटो होता है, ठीक है, ऊपर ये पत्तियाँ हो गई, नीचे हमारे पोटैटो लगा हुआ है, ठीक है, ये पोटैटो में लगे होते हैं, ऊपर की इन पत्तियों को तने के सहित हटा देते हैं, इसे कहते हैं डीहॉल्मिंग। ये क्यों किया जाता है, यही बताना है आपको। क्वालिटी सीड के लिए, हायर यील्ड के लिए, बिग ट्यूबर के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। तो ये किया जाता है क्वालिटी सीड के लिए। किसके लिए, क्वालिटी सीड के लिए ये चीज़ की जाती है। ठीक है, क्वालिटी सीड पाने के लिए डीहॉल्मिंग करते हैं, किसमें, पोटैटो में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेट्रोसिस कैन बी फुली एक्सप्लॉइटेड इन द फॉर्म। हेट्रोसिस क्या होता है, जो संकर ओज होती है, ठीक है, जो अपने पेरेंट्स से जो नई पीढ़ी होती है वो ज़्यादा ग्रो करती है, ज़्यादा ईल्ड, उसे कहते हैं हेट्रोसिस। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, हेस्टोसिस जो होता है, या संकर ओज जो होता है, ठीक है, उसका एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से होता है, सिंथेसिस, कंपोजिट के द्वारा, हाइब्रिड के द्वारा, या मल्टीलाइन के द्वारा। इसका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है किसके द्वारा होता है, हाइब्रिड से होता है। किससे होता है, हाइब्रिड से होता है। किसका, जो हमारी हिस्टोसिस होती है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इनिशियल सीड ऑफ एन इम्प्रूव्ड वेराइटी इज कॉल्ड। जो हमारी इम्प्रूव वेराइटी होती है उसका सबसे इनिशियल सीड क्या होता है, ब्रीडर सीड, न्यूक्लियस सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस सीड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना कि न्यूक्लियस सीड हो, 4-5 टाइप के सीड होते हैं। एक न्यूक्लियस होता है, एक ब्रीडर होता है, ठीक है, एक फाउंडेशन होता है, एक रजिस्टर्ड होता है, और एक होता है सर्टिफाइड। ठीक है, एक क्या होता है, सर्टिफाइड होता है। ठीक है, तो सबसे इनिशियल सीड कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला सीड, इनिशियल मतलब होता है पहला, कौन सा होगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। सबसे लास्ट में जो हम लोग फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कौन सा हो जाएगा, सर्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सीड वाइबिलिटी इज बीइंग टेस्टेड। सीड वाइबिलिटी मतलब जो बीज की क्षमता होती है उसको किससे नापते हैं, टेट्राजोलियम टेस्ट से, फर्स्ट काउंट टेस्ट से, ग्रोथ आउट टेस्ट से, या इनमें से किसी से नहीं। तो इसको हम मापते हैं टेट्राजोलियम टेस्ट से। किससे, टीजेड टेस्ट से। ठीक है, टीजेड टेस्ट से हम मापते हैं क्या, सीड वाइबिलिटी या बीज की जीविता। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर मेंटेनेंस ब्रीडिंग ऑफ मेल स्टेराइल लाइन इन हाइब्रिड राइस। जो हाइब्रिड राइस होता है उसमें मेल स्टेराइल जो लाइन होती है, मेल स्टेराइल, या जो जिसे बोलते हैं नर बांधता, ठीक है, नर बांधता लाइन जो होती है, ठीक है, उसमें हम लोग आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर। 100 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना हम लोग आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं, 100 मीटर रखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा SRI मेथड। SRI बोलते हैं, या इसे श्री मेथड भी बोलते हैं, श्री विधि बोलते हैं। ये किस फसल में अपनाई जाती है, व्हीट में, गेहूं में, शुगर केन गन्ना में, पैडी धान में, या इनमें से किसी में नहीं। तो ये अपनाई जाती है पैडी में। ठीक है, किसमें, श्री मेथड किस में अपनाया जाता है, पैडी में या धान में अपनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच कलर टैग ई यूज टू ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड के लिए कौन सा टैग कलर यूज करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है रेड, ब्लू, वाइट, येलो, गोल्ड। तो इसके लिए कौन सा करते हैं, येलो गोल्डन करते हैं। क्या करते हैं, येलो गोल्डन करते हैं। ठीक है, ब्रीडर के लिए येलो गोल्डन करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा टैग कलर की एक बार देख लेते हैं, किस सीड में कौन सा टैग कलर होता है। एक होता है हमारा ब्रीडर सीड, ठीक है,
एक हमारा होता है फाउंडेशन, एक हमारा होता है रजिस्टर्ड सीट, रजिस्टर्ड होता है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, एक रजिस्टर्ड होता है, एक हमारा होता है सर्टिफाइड। क्या होता है? सर्टिफाइड सीड होता है। जो ब्रीडर सीड होता है उसमें क्या होता है? गोल्डन येलो कलर होता है। क्या होता है? गोल्डन येलो कलर होता है। फाउंडेशन क्या होता है? इसमें होता है वाइट कलर का सीड। कितना होता है? कौन सा टैग होता है? वाइट कलर का होता है। ठीक है। रजिस्टर में कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर का। ठीक है। सर्टिफाइड का कैसा होता है? ब्लू कलर का। ठीक है। बीजी जानते हैं ना, इसको ऐसे याद कर लें, बीजी। ठीक है। फाउंडेशन को FW तो याद ही कर सकते हैं। ठीक है। रजिस्टर्ड RP, ठीक है, RP याद कर सकते हैं, CB याद कर सकते हैं, छोटा भीम। ठीक है। सर्टिफाइड में कैसा होगा? ब्लू होगा, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इम्प्रूव्ड सीड डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन। मतलब कौन सा सीड हम लोग फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए? सर्टिफाइड सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड या न्यूक्लियर सीड? तो हम लोग जो फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कौन सा सीड होता है? वो होता है हमारा सर्टिफाइड सीड। कौन सा सीड होता है? सर्टिफाइड सीड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन ऑफ सॉयल वाटर। मतलब सॉयल वाटर के रिटेंशन के लिए कौन सी जो फोर्स होती है वो लगती है? कोहेजन होता, एडेशन होता, कोहेजन एडेशन दोनों होता, या इनमें से कोई नहीं होता? कोहेजन होता, एडेशन होता, कोहेजन या एडेशन दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? तो इसमें से कौन सा फोर्स लगता है? एडेशन लगता है, या इसमें आसंजन बल लगता है? क्या लगता है? आसंजन बल लगता है। ठीक है। कोहेजन क्या होगा? ये जो सेम पार्टिकल होंगे, सेम पार्टिकल में लगता है। ठीक है। जो पानी के अणुओं के बीच दोनों में लगता है, कौन सा फोर्स होता है? उस कोहेजन होता है। जो वाटर मॉलिक्यूल और जो सॉइल पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है वो एडेशन हो जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एडेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द साल्ट अफेक्टेड ऑफ हैविंग, जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट होता है, ठीक है, वो अगर 15% से कम होता है तो किस प्रकार की मतलब हमारी जो सॉइल होगी किस प्रकार की होगी? ठीक है। मतलब जो 15% से कम एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट होता है वो किस प्रकार की सॉइल होगी? एल्कलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल, सैलाइन या एल्कलाइन सॉइल, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा 15% से कम एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है, ठीक है, तो हमारी सॉइल कैसी होगी? सैलाइन सॉइल होगी। कैसी सॉइल होगी? सैलाइन सॉइल होगी। कैसी होगी? सैलाइन सॉइल। जो हमारी इसमें 3 टाइप की सॉइल आती है। सैलाइन सॉइल आती है, ठीक है, एक एल्कलाइन सॉइल आती है, और एक आती है सैलाइन और एल्कलाइन दोनों आती है, एल्कलाइन दोनों आती है। ठीक है। अगर सैलाइन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें होता है 15% से कम एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ठीक है। इसमें भी होता है 15% से ज़्यादा, और इसमें भी 15 से ज़्यादा होता है। ठीक है। इसमें एक होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है। तो इसमें ये 4 से ऊपर ज़्यादा होती है, किसमें? सैलाइन में। और इन दोनों में 4 से कम होगी, और इसमें 4 से ज़्यादा होगी। इसमें क्या होगी? इसमें 4 से ज़्यादा होगी। ठीक है। इसमें एक pH होता है, इसमें pH जो होता है 8.5 से कम होता है। ठीक है। इसमें pH जो होता है 8.5 से 10 तक होता है। ठीक है। और इसमें pH क्या होता है? 8.5 के ऊपर होता है। ठीक है। जो सैलाइन एल्कलाइन में होगी वो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और pH सभी ज़्यादा होंगे। 15 से ज़्यादा ESP होगा, 4 से ज़्यादा EC होगा, 8.5 से ज़्यादा pH होगा। ठीक है। एल्कलाइन में जो हमारा 4 होता है खाली कम होता है, बाकी जो ESP और pH जो होता है वो कम ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर सैलाइन की बात करते हैं तो जो EC होता है वो ज़्यादा होता है, बाकी सब कम होता है। ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का जो है केमिकल फार्मूला कौन सा है? CaSO4, CaSO4.12H2O, CaSO4.5H2O, CaSO4.2H2O। अगर हम लोग जिप्सम के केमिकल फार्मूला की बात करते हैं तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, इंटू 2H2O, मतलब जो हमारा वाटर होता है इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20,
मार्श सॉइल आर फाउंड इन विच रीजन, जो मार्श सॉइल होती हैं किस रीजन में पाई जाती हैं? गोरखपुर रीजन में, फैजाबाद रीजन में, बुंदेलखंड रीजन में या कानपुर रीजन में। अगर हम मार्श सॉइल की बात करते हैं तो ये हमारी किस में पाई जाती है? बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है। किस में पाई जाएंगी? बुंदेलखंड रीजन में पाई जाएंगी। ठीक है, मार्श सॉइल कहाँ पाई जाएंगी? बुंदेलखंड रीजन में पाई जाएंगी। ठीक है, किसमें? बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड रीजन में पाई जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं CN रेशियो ऑफ नॉर्मल सॉइल। जो नॉर्मल सॉइल होती है उसका CN रेशियो कितना होता है? 10:1, 15:1, 20:1 और 30:1। इनमें से कौन सा आपका होगा जो CN रेशियो जो नॉर्मल सॉइल में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 10:1। ठीक है, 10 अनुपात जो होता है 10:1 इस नॉर्मल सॉइल में पाई जाती है। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक सॉइल की बात करते हैं तो इसका अनुपात क्या होता है? ये होता है ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, इनका अनुपात 20:1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 20:1 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, pH ऑफ एल्कलाइन सॉइल। जो एल्कलाइन सॉइल का pH होता है, अभी मैंने आपको बताया था 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। जो क्षार भूमि होती है, ठीक है, एल्कलाइन सॉइल होती है, उसका pH कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया था 8.5 से लेके 10 के बीच में होता है। कितना? 8.5 से लेके 10 के बीच में। तो 8.5 तक तो कोई दिख नहीं रहा है, एक ही दिख रहा है 8.5 से 10 के बीच में, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 जो 7.5 pH होता है 7। ठीक है, ये कैसी होती है? न्यूट्रल सॉइल होती है। कैसी सॉइल होती है? न्यूट्रल सॉइल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन मैन्योरिंग इज प्रेफर टू द क्रॉप ग्रोन इन एल्कलाइन सॉइल। मतलब जो एल्कलाइन क्षारीय भूमि होती है, ठीक है, उसमें कौन सी ग्रीन मैन्योर या हरी खाद को बोने के लिए प्रेफर करते हैं? सनई, ढैंचा, ग्वार, काउपी। सनई हो गया, ढैंचा हो गया, ग्वार हो गया, काउपी हो गया। तो अगर हम बात करते हैं इसमें कौन सी क्रॉप को हम प्रेफर करते हैं? इसमें हम प्रेफर करते हैं ढैंचा को। किसको प्रेफर करते हैं? ढैंचा को इसमें प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा किसमें? एल्कलाइन सॉइल में। किसमें? एल्कलाइन सॉइल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोर रिस्पॉन्सिव टू जिंक एप्लीकेशन। ठीक है, जिंक एप्लीकेशन के लिए कौन सी जो क्रॉप है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? व्हीट की, रैपसीड की, पैडी की या मूंग की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पैडी हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली कौन सी क्रॉप है जिंक से? वो है पैडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, द बेसिक सॉइल टेस्टिंग द क्रिटिकल लिमिट फॉर सल्फर। ठीक है, जो बेसिक सॉइल टेस्टिंग होती है, ठीक है, जो मृदा परीक्षण होता है, उसमें सल्फर की जो क्रिटिकल स्टेज जो लिमिट होती है कितनी होती है? 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm या 20 ppm? तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 ppm उसमें सल्फर होना चाहिए। कितना? कम से कम 5 ppm सल्फर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, एमाइड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फाउंड इन विच फर्टिलाइजर। कैन फर्टिलाइजर हो जाएगा या DAP हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया कैसा है? एमाइड फॉर्म का है। कैसा? इसमें 46% क्या पाया जाता है? 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 46%। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रोथ प्रोमोटर। ठीक है, 2 टाइप के हमने बताए थे, ग्रोथ प्रोमोटर, ग्रोथ रिटार्डेंट। ठीक है, जो ग्रोथ को रोकते हैं और ग्रोथ को बढ़ाते हैं। 2 टाइप के हार्मोन होते हैं। एक हमारा हो गया ऑक्सिन, इथिलीन, कार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रोथ प्रमोटर होता है कौन सा होता है? ऑक्सिन होता है। ठीक है, इथिलीन क्या होता है? ग्रोथ को रिटार्डेंट होता है। क्या होता है? रिटार्डेंट होता है, मतलब ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं, नाइट्रिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर नाइट्रिफिकेशन हम लोग करते हैं तो किस टाइप का ये प्रोसेस होता है? रिडक्शन टाइप का होता है। ठीक है, अवकरण जिसे बोलते हैं, या हाइड्रोलिसिस जल अपघटन होता है, या ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण वाला होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडेशन टाइप का होता है। कैसा होता है? ऑक्सीडेशन टाइप का होता है, मतलब ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है,
इसमें पहले अमोनिया से जब नाइट्राइट बनता है तो नाइट्रोसोमोनास काम करता है, जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है तो नाइट्रोबैक्टर काम करता है। बस इतना याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला नंबर है हमारा कॉज ऑफ वाटर स्टेगनेशन ऑफ सरफेस ऑफ सॉइल एल्कलाइन, ठीक है। जो एल्कलाइन क्षारीय मृदा होती है या ऊसर मृदा होती है, ठीक है, ऊपर जो उसकी सतह पर जो ऊपरी लेयर होती है उस पर जल का ठहराव हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो किस कारण होता है? डिफ्लोकुलेशन, एग्रीगेशन, फ्लोकुलेशन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिफ्लोकुलेशन होता है, ठीक है। उसको वो किसके कारण होता है? डिफ्लोकुलेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? डिफ्लोकुलेशन के कारण होता है, ओके। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच फर्टिलाइजर इज कॉल्ड सोना? किस फर्टिलाइजर को हम लोग सोना के नाम से जानते हैं? अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट? तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैन बोलते हैं, या इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? किसान खाद बोलते हैं, किसान खाद भी बोलते हैं, ठीक है। या इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सोना बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, द प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्टिव लैंड इनटू अनप्रोडक्टिव लैंड। मतलब अगर हम बात करते हैं उपजाऊ भूमि को अनउपजाऊ भूमि में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या करते हैं? डिजर्टिजेशन कहते हैं या डिजर्टिफिकेशन कहते हैं, या दोनों, एक ए और बी सही है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मतलब हमारी जो लैंड थी वो उपजाऊ थी, वहाँ फसल होती थी, और धीरे धीरे वो क्या हो गई? अनउपजाऊ हो गई, वहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड हो गई, ठीक है। उसमें फर्टिलिटी नहीं बची तो उसमें फसल अब नहीं होती, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे कि उपजाऊ से अनउपजाऊ हो गई, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अगर राइट आंसर की बात करें इसे कहते हैं डिजर्टिफिकेशन। डिजर्ट का मतलब समझते हैं रेगिस्तान, और रेगिस्तान बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डिजर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, द एलिमेंट विच हेल्प्स इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा एलिमेंट जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम क्या करता है? हेल्प करता है। आपके पास ऑप्शन है मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, ठीक है, जिंक हो जाएगा, या मॉलिब्डेनम हो जाएगा। मैग्नीज हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, या मॉलिब्डेनम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉलिब्डेनम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। कौन सा? मॉलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन हमारा नाइट्रोजिनेज इज एन एंजाइम एसोसिएटेड विद। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है किससे एसोसिएट करता है, किससे संबंधित रहता है? नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन रिडक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, या नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन? कौन सा हमारा एंजाइम होता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। अगर नाइट्रोजिनेज एंजाइम की बात करते हैं किससे संबंधित रहता है? ये हमारा रहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, हम लोग नहीं, जैसे प्लांट जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं तो उसमें कौन सा एक एंजाइम रहता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है वेल इन वाटर लॉक सॉइल। जो जल भराव वाली मृदा होती हैं, ठीक है, उनमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव है जो अच्छी तरीके से वृद्धि करता है? आपका हो गया कॉलेस्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, रेडियोबैक्टर। तो अगर राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाए? कॉलेस्ट्रीडियम जो होता है वाटर लॉक्ड सॉइल में पाया जाता है, उसमें अच्छी ग्रो करता है। कौन सा? कॉलेस्ट्रीडियम। कौन सा होता है? कॉलेस्ट्रीडियम जो है अच्छी ग्रो करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन यूपी। 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। कितनी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कृषि विश्वविद्यालय पाए जाते हैं कहाँ पे? यूपी में। तो अगर राइट आंसर की बात करें कितने हैं? 6 कृषि विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। कितने? 6। इनकी कितनी संख्या है? 6 इनकी राइट आंसर है, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ड्वार्फिंग जीन इन व्हीट। जो व्हीट में ड्वार्फिंग जीन होता है कौन सा होता है? नॉरिन-10, डीजीवोजिन, ओपेक-2, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम राइट आंसर की बात करें कौन सा होता है? डीजीवोजिन होता है। कौन सा होता है? डीजीवोजिन होता है इसका राइट आंसर। नॉरिन-10 जो है ड्वार्फिंग जीन है या बौने रूप की वैरायटी के लिए जीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोज एट टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री। मतलब इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव है, किस टाइप के सूक्ष्म जीव होते हैं जो 5 डिग्री सेल्सियस के से भी कम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। एक हो गया हमारा थर्मोफिलस, एक हो गया मीजोफिलस, एक होगा हमारा साइक्रोफिलस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर साइक्रोफिलस हो जाएगा। साइक्रोफिल क्या हो जाएगा, साइक्रोफिल्स हो जाएगा। ठीक है। मीजोफिल्स की बात करते हैं तो ये मीडियम टाइप के होते हैं। ठीक है। और थर्मोफिल्स की बात करते हैं, ये सबसे लंबे टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसेंशियल विटामिन फॉर कैल्सिफिकेशन। जो हमारा कैल्सिफिकेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, कैल्सीकरण होता है या कैल्सिफिकेशन होता है, उसके लिए जो विटामिन कौन सा होता है जरूरी, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, ग्लाइकोलिसिस इज रिलेटेड विथ। जो ग्लाइकोलिसिस चक्र होता है किससे रिलेट करता है, फोटोसिंथेसिस से, रिस्पायरेशन से, या फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, या श्वसन, दोनों से, या इनमें से किसी से नहीं। अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस चक्र हमारा होता है किससे रिलेट करता है, संबंधित होता है, रिस्पायरेशन से, या इसको क्या बोलते हैं, श्वसन से संबंधित रहता है। ठीक है। श्वसन क्रिया से संबंधित रहता है, श्वसन क्रिया से संबंधित रहता है। ठीक है। कौन सा, रिस्पायरेशन रेट। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 40, पॉलीसेकेराइड आर मेड अप। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं किससे मिलके बने होते हैं, शुगर से, आरएनए से, लिपिड से, या इनमें से किसी से नहीं। अगर पॉलीसेकेराइड की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, एक मोनोसेकेराइड, एक होता है ऑलिगोसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड। तो जो पॉलीसेकेराइड हमारा होता है वो किससे मिलके बना होता है, शुगर से बनता है, या फिर आपका आरएनए से बनता है, या फिर आपका किससे, लिपिड से बनता है। तो ये बनता है हमारा शुगर से। किससे मिलके बनता है, शुगर से बनता है। ठीक है। किससे मिलके बनता है पॉलीसेकेराइड, शुगर से मिलके बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एंजाइम्स आर। एंजाइम क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एंजाइम्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो एंजाइम हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू केमिकल नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रेट से केमिकल नाइट्रोजन में अगर कन्वर्जन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, नाइट्रेट रिडक्शन बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम क्या आपसे बोले कि जो नाइट्रेट होता है हमारा, ठीक है, नाइट्रेट से अगर हम केमिकल नाइट्रोजन में कन्वर्जन हो रहा है, किसमें, केमिकल नाइट्रोजन में अगर कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है। मतलब नाइट्रिफिकेशन, जो नाइट्रेट से फिर से क्या हो रहा है ना, केमिकल नाइट्रोजन बन रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है, वो कहाँ पे होती है, ग्रेना में होती, या स्टोमा में होती है, या साइटोप्लाज्म में होती है, या इनमें से किसी में नहीं होती। अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये किस में होती है, ये स्टोमा में होती है। किस में होती है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके किस में होती है, स्टोमा में होती है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक जो होता है, ठीक है, हरित लवक जो होता है, ठीक है, उसके स्टोमा में होती है। जो द्रव्य भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। तो उसी में क्या होता है, उसी में हमारी डार्क रिएक्शन होती है, किसकी, फोटोसिंथेसिस की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब मैक्सिमम इन क्लोरोफिल है। जो हमारा क्लोरोफिल वेव होता है उसमें कितनी हम लोग जो लाइट वेवलेंथ होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अधिकतम 480 न्यूटन मीटर, 580 nm, 600 nm, या 680 nm। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर 680 न्यूटन मीटर या 680 nm हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 680 nm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45, क्लोरेला वाज फर्स्ट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। किस में यूज़ किया गया था, केल्विन में, हिल में,
वारबर्ग में या रूबेन में? केल्विन, हिल, वारबर्ग या रूबेन में? ठीक है, किसके द्वारा सबसे पहले जो है यूज़ किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारबर्ग द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया था। ठीक है, सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया था? वारबर्ग द्वारा यूज़ किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑर्गेनेल्स इज पावर हाउस ऑफ सेल? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वॉक्यूल या इनमें से कोई नहीं? सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे अच्छा जो इसमें आंसर दिख रहा है कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? जहाँ पावर हाउस हो जाए सीधे आंख बंद करके क्या लगा सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा हो जाएगा? 47 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? विच ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर मानी जाती? ग्लूकोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं? अगर राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज जो होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। कैसी होती है? सुक्रोज जो होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, सुक्रोज कैसी होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्क ऑफ साइटोक्रोम। साइटोक्रोम का कार्य क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, रिस्पायरेशन शोषण करना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्थानांतरण या ट्रांसफर करना, या इनमें से कोई काम नहीं होता। तो अगर बात करें जो साइटोक्रोम है इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? साइटोक्रोम का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट? कितने जो एलिमेंट होते हैं इसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट प्लांट के लिए? बिल्कुल राइट आंसर आपको दिख रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कितने होते हैं? 17 होते हैं। 17 ये होते हैं, 4 हमारे होते हैं बेनिफिशियल। क्या होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कोशी नाव मतलब कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम और वेनेडियम। कोसी नाव, कोबाल्ट हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, वेनेडियम हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट मेक प्लांट मोर सस्पेक्टेबल ऑफ फंगल इन्फेक्शन? ठीक है, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है फंगल इन्फेक्शन के लिए? सिलिकॉन, निकिल, बोथ ए एंड बी या नाइट्रोजन? सिलिकॉन हो जाएगा, निकिल हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा या नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है सबसे सस्पेक्टेबल या संवेदनशील होता है फंगल इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? टीलेज ऑपरेशन, यूज ऑफ हर्बिसाइड का यूज, क्लोज प्लांटिंग या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट करते हैं हम सारे तरीके से करते हैं, टीलेज ऑपरेशन से भी करते हैं, हर्बिसाइड का भी यूज़ करते हैं, क्लोज प्लांटिंग भी करते हैं। क्या करते हैं? क्लोज हम लोग प्लांटिंग भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, राइपनिंग इन बनाना, जो बनाना का पकना होता है, इज अकम्पनीड विद सडन राइज, वो किससे होता है? ऑक्सीजन से होता है, इथिलीन से होता है, जिब्रेलिक एसिड से होता है, साइटोकाइनिन से होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा केला होता है उसका अचानक पकना, ठीक है, किसकी वृद्धि से होता है? किस हार्मोन की अधिकता से होता है? तो ये किससे होगा? ये इथिलीन से होगा। किससे होगा? इथिलीन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ड्रॉट रेसिस्टेंट इन प्लांट इज रिलेटेड टू, जो सूखा प्रतिरोध जो होता है पौधों में किससे संबंधित रहता है? निगेटिव वाटर पोटेंशियल से, पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल से, सरप्लस वाटर से या नॉन ऑफ दिस से? अगर ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट की बात करते हैं तो किससे संबंधित रहता है? ये हमारा रहता है किससे संबंधित? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निगेटिव वाटर पोटेंशियल से। ठीक है, निगेटिव वाटर पोटेंशियल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54, विच एंजाइम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसाइज्ड इन क्रिस्टल फॉर्म? कौन सा एंजाइम जो है क्रिस्टल फॉर्म में सिंथेसाइज सबसे पहली बार किया गया? लाइपेज,
जाइमेज, यूरिएज या नॉन ऑफ दिस। लाइपेज हो जाएगा, जाइमेज होगा, यूरिएज हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। तो ये सबसे पहले कौन सा यूज़ किया गया? यूरिएज जो है सबसे पहले एंजाइम जो है क्रिस्टल फॉर्म में यूज़ किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दो सीड्स हु लाइफ स्पैन वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक? 15 से 100 साल तक वेरी करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब किसी प्लांट की, अगर किसी ट्री की, किसी प्लांट की एज 15 से लेके 100 साल के बीच में होती है, उस टाइप के प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? मीजोबायोटिक, मैक्रोबायोटिक, माइक्रोबायोटिक या इनमें से कोई नहीं। अगर हम राइट आंसर की बात करें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोबायोटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रोबायोटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोबायोटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उसकी लाइफ कितनी है? 15 से 100 साल के बीच में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोबायोटिक इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन? वाटर सोल्यूबल कौन सी हो जाएगी? सी हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों किस में हो जाएंगी? ये तीनों हो जाएंगी फैट सोल्यूबल विटामिन। कौन सी हो जाएंगी? फैट सोल्यूबल विटामिन हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57, प्लांट विल्ट बिकॉज टू एक्सेसिव। मतलब जो प्लांट विल्ट होता है, ठीक है, जो जिससे विल्ट का मतलब होता है जब प्लांट क्या होता है? मुरझा जाता है। किस कारण होता है? एब्जॉर्प्शन से, अवशोषण से, इंस्पायरेशन से, शोषण से, एवोपोरेशन से, वाष्पीकरण से या ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन से। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करते हैं, ठीक है, कि जो प्लांट हमारा होता है किसके बढ़ने से हमारा प्लांट जो है मुरझा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसपिरेशन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा तो इससे वाटर लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा? लॉस होगा वाटर का। ठीक है, वाटर का अगर लॉस होगा तो उससे क्या होगा? प्लांट में सिकुड़नापन आएगा और पत्तियों में पानी की कमी होगी, जिससे कि पत्तियाँ क्या होगी? मुरझा जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58, सॉफ्ट फ्लाई। ठीक है, जो सॉफ्ट फ्लाई होती है इज ए मेजर पेस्ट किस क्रॉप में होती है? ठीक है, जिसे बोलते हैं आरा मक्खी। ठीक है, आरा मक्खी जो है सबसे मेन पेस्ट जो होता है किस क्रॉप में होता है? मस्टर्ड में होगा, लेंटिल में होगा, कॉटन में होगा, पैडी में होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्टर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मस्टर्ड का इसका राइट आंसर। जो सरसों होता है, सरसों के लिए आरा मक्खी जो है सबसे मेन पेस्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59, एट विच स्टेज द ग्राम पॉट क्रॉप डैमेज्ड बाय हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। एक इंसेक्ट होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, किस स्टेज पे ग्राम क्रॉप जो है हमारी चने की फसल जो है हमारी डैमेज कर देता है? जर्मिनेशन स्टेज पे, पॉट फॉर्मेशन स्टेज पे, मैच्योरिटी स्टेज पे या इनमें से किसी भी स्टेज पे नहीं। ठीक है, जर्मिनेशन पे जब हमारा जर्मिनेट हो रहा होता है, पॉट जब इसकी फली बन रही होती है, या जब परिपक्व हो जाता है इस पे, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर राइट आंसर की बात करें, जब पॉट फॉर्मेशन हो रहा होता है उस टाइम हमारा इंसेक्ट अटैक करता है कौन सा? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं किस में होता है? ग्राम में होता है। क्वेश्चन नंबर 60, बंची टॉप अपीयरेंस इन शुगर केन डेवलप्ड ड्यू टू अटैक ऑफ विच इंसेक्ट। ठीक है, जो बंची टॉप होता है शुगर केन में, ठीक है, किस इंसेक्ट के कारण होता है? शुगर केन स्टेम बोरर, शुगर केन रूट बोरर, शुगर केन टॉप बोरर या वुली एफिड। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुगर केन टॉप बोरर हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुगर केन टॉप बोरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुगर केन टॉप बोरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, विच इंसेक्ट ऑफ मैंगो हैज़ क्वारंटाइन। ठीक है, जो कौन सा मैंगो का इंसेक्ट है जिसे क्या किया जाएगा? क्वारंटाइन या कीट संगरोध किया गया है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है मिलीबग, स्टोन वेबिल, मैंगो हॉपर या मैंगो फ्रूट फ्लाई। अगर राइट आंसर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टोन वेबिल इसका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? स्टोन वेबिल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? स्टोन वेबिल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 62, 62 नंबर क्वेश्चन है, नोजल इज ए पार्ट ऑफ। जो नोजल होता है इसका पार्ट कौन सा होता है? मतलब ये किसका पार्ट होता है? हैंड कंप्रेसर स्प्रे का, साइनो गैस पंप का, रोटरी डस्टर का, या इनमें से किसी का नहीं। जो नोजल होता है हमारा, नोजल क्या करता है? जो हमारा क्या होता है, जब हम कोई स्प्रे करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे बूंदों में उसे क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है और वो स्प्रे के तरीके से चलता है। ठीक है,
तो नोजल किस में लगता है? अगर राइट आंसर की हम लोग बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? हैंड कंप्रेशन स्प्रे। जो हम हाथ से स्प्रे नहीं चलाते हैं, छिड़काव करते हैं इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का या हर्बिसाइड का, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो हाथ से हम लोग स्प्रे करते हैं तो उसमें क्या होता है? नोजल लगा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63, 63 नंबर, रिसेंट अप्रोचेस ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल इज। जो रिसेंट जो कीट नियंत्रण की आधुनिक प्रयास है उनमें से कौन सा है? बायोलॉजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या मैकेनिकल कंट्रोल। अगर राइट आंसर की बात करें कि जो हम लोग अभी जो आधुनिक प्रयास है, ठीक है, मॉडर्न जो टेक्निक है किसको इंसेक्ट कंट्रोल करने की, कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। कौन सी है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, कौन सी? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64, पैडल पंप स्प्रे कैन स्प्रे अप टू द हाइट ऑफ। जो पैडल पंप होती है, पैडल, ठीक है, जो पैर से चलाई जाती है, ठीक है, उसमें जो है कितनी हाइट तक हम लोग स्प्रे कर सकते हैं? 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट या 30 फीट। उसमें हम कर सकते हैं 20 फीट हाइट तक, ठीक है। कितनी ऊंचाई तक कर सकते हैं? 20 फीट ऊंचाई तक हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, क्या करते हैं? स्प्रे कर सकते हैं। किसमें? पैडल पंप स्प्रे में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65 या 65 नंबर क्वेश्चन, क्रॉप रोटेशन इज सजेस्टेड अगेंस्ट। जो क्रॉप रोटेशन होता है किसके अगेंस्ट, जो किसके विरोध में हम सलाह दी जाती है कि क्रॉप रोटेशन अपनाया जाए? एयरबॉर्न डिजीज, जो हवा द्वारा रोग फैलते हैं, सीड बॉर्न डिजीज, जो कि बीज में रोग होते हैं, एफिड डिजीज या सॉइल बॉर्न डिजीज। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो सीड बॉर्न डिजीज जो होते हैं, ठीक है, जो सीड के द्वारा रोग फैलते हैं, उनमें हम लोग क्या अपनाने की सलाह दी जाती है? क्रॉप रोटेशन को क्या बोलते हैं? फसल चक्र को। मतलब फसलों को बदल बदल के बोना क्या होता है? फसल चक्र होता है। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, विच सिस्टमिक फंजीसाइड वाज यूज्ड फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा सिस्टमिक फंजीसाइड यूज किया गया? वीटावैक्स, डाइथेन M45, डाइथेन Z78 या इनमें से कोई नहीं। अगर सबसे पहला हम बात करें, ठीक है, सबसे पहला जो इंसेक्टिसाइड है, सॉरी फंजीसाइड है, वो यूज़ किया गया, वो कौन सा है? वो है हमारा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, ठीक है, नॉन ऑफ दीज क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नॉन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किसी को, जो सबसे पहले जो आपको ऑप्शन दिए गए, नॉन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67, कर्नाल बंट इज डिजाइनेटेड, ठीक है, सीड बॉर्न डिजीज ऑफ। जो कर्नाल बंट होता है किसका जो है, सॉरी, सीड बॉर्न डिजीज होता है? पैडी का होता है, पल्स का होता है, व्हीट का होता है, मस्टर्ड का होता है। कर्नाल बंट किसका होता है? व्हीट का होता है। किसका होता है? कर्नाल बंट व्हीट का होता है। दो क्वेश्चन इससे बनते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कर्नाल बंट किसका सीड वीड है, सॉरी डिजीज है, आपका व्हीट का हो जाएगा। किस टाइप का है? तो आप कह सकते हैं सीड बॉर्न है। किस टाइप का है? सीड बॉर्न है, ठीक है, किस टाइप का है? सीड बॉर्न है। अभी मैंने आपको बताया। और सीड बॉर्न के लिए हम लोग क्या अपनाते हैं? क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68 68 नंबर क्वेश्चन, फॉल्स स्मिथ डिजीज किस क्रॉप में होता है? जो फॉल्स स्मिथ होता है, ठीक है, जो कंडुआ रोग होता है, किस में होता है? व्हीट में होता है, पैडी में होता है, लेंटिल अलसी में होता है या मस्टर्ड सरसों में होता है? अगर फॉल्स स्मिथ की बात करते हैं तो ये हमारा किस में होता है? ये हमारा पैडी में होता है। किस में होता है? धान में होता है। किस में? कौन सा? फॉल्स, कौन सा होता है? फॉल्स स्मिथ डिजीज, ठीक है। फॉल्स स्मिथ डिजीज किस में होता है? पैडी या कंडुआ, पैडी में होता है, धान में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ येलो वेन मोजैक, ठीक है, YVM। येलो वेन मोजैक में कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं? किसमें? ओकरा में, ठीक है। मतलब जो येलो वेन मोजैक क्या होता है? एक रोग होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा होता है, ठीक है। किस में होता है? ओकरा या भिंडी में होता है। तो ये जो होता है ये ट्रांसमिटेड किसके द्वारा किया जाता है? मतलब इसका वाहक कौन होता है? कौन लाता है ये रोग को? व्हाइट फ्लाई, एफिड, ग्रॉस हॉपर या इनमें से कोई नहीं। अगर राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाइट फ्लाई जो होता है ये ट्रांसमिट करता है क्या?
YVM येलो वेन मोजैक को किसमें, ओकरा में। कौन सा, वाइट फ्लाइट को, ठीक है, सफ़ेद मक्खी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 70। सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस इन नर्सरी फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर फील्ड। 1 हेक्टेयर फील्ड के लिए, ठीक है, जो हमारा हाइब्रिड राइस होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग नर्सरी में कितना सीड डालते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग नर्सरी में कितना सीड डालते हैं। 40 से 42 किलोग्राम, 30 से 32 किलोग्राम, 25 से 27 किलोग्राम, 18 से 20 किलोग्राम, 18 से 20 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 18 से 20 किलोग्राम हम लोग सीड का यूज़ करते हैं। कितना, हम लोग कितना सीड का यूज़ करते हैं हाइब्रिड राइस के लिए, 18 से 20 किलोग्राम। कितना, 18 से 20 किलोग्राम, ठीक है। चलिए हमारे क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त होते हैं। ये जो आपकी जो मैराथन क्लास थी ये भी यहाँ पे समाप्त होती है, ठीक है। और हमारी जो नेमरा सुंडा की MCQ सीरीज़ की क्लास है वो भी आप लोग अटेंड करिए, वो भी आपके लिए ज़रूरी है, ये मैंने आपको बताया। और जो हमारी थ्योरी क्लास है उसको भी ज़रूर अटेंड करिए आप लोग, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो, और इसमें आपको ये भी बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको बतानी है कमेंट में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्लास समाप्ति की ओर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, NSC एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से करिए एग्ज़ाम, एकदम फाड़ फोड़ के आइए पेपर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।